फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 लाइफ साइंस पेपर सेकंड और महाराष्ट्र। ठीक है, इससे पहले महाराष्ट्र का अपने पेपर फर्स्ट है, मतलब या फिर अपन कहें इससे पहले पेपर जो 19 का था शायद वो कंप्लीट कर भी चुके थे अपन। और इसमें पार्ट फर्स्ट है वो अपन बना चुके हैं 1 से 25 क्वेश्चन का। और जो भी स्टूडेंट डेली की बैक पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इसमें सॉल्व पेपर यहाँ मिलेंगे, इस नाम से कुछ सेट के सॉल्व पेपर यहाँ मिलेंगे। ये प्लेलिस्ट का नाम है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। और जो भी बैक के वीडियो देखना चाहते हैं या डेली की अपडेट देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली की न्यूज है वहां पर मिल जाए। इसी के साथ क्वेश्चन आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 26 में देखें, पेप्टाइड एंटीजन असेंबल विद क्लास फर्स्ट एमएचसी मॉलिक्यूल एडेड बाय। एमएचसी मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पहली बात तो मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो दो प्रकार के होते हैं, मेजर अपन बात करें एमएचसी मॉलिक्यूल फर्स्ट और एमएचसी मॉलिक्यूल सेकंड। एमएचसी मॉलिक्यूल जो सेकंड है, ठीक है, एम एच सी सेकेंड, ये तो होता है कि कोई भी एंटीजन जो बॉडी में बाहर से आती है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। छोटे छोटे पार्ट को वो क्या करते हैं, एमएचसी मॉलिक्यूल अपने ऊपर लेकर किसी सेल के ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बाहर से आने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल सेकेंड। अंदर ही कोई प्रोटीन मान लो फोल्ड अनफोल्ड हो जाए, मतलब या मिसफोल्ड हो जाए या गलती से उसको तोड़ दिया जाए या कोई भी हो, उन प्रोटीन को रिप्रेजेंट एमएचसी मॉलिक्यूल के द्वारा बाहर की तरफ किया जाता हो कि ये प्रोटीन अपनी कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो वो सिग्नल दिया जाता है। तो वो होता है एमएचसी मॉलिक्यूल फर्स्ट के द्वारा, अंदर की सेल के द्वारा। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया पेप्टाइड एंटीजन असेंबल्ड विद क्लास फर्स्ट एमएचसी मॉलिक्यूल, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये चैपरॉन मॉलिक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। चैपरॉन मॉलिक्यूल्स उन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा चैपरॉन्स मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 27, टाइप सेकंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है ना, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का मतलब है कि ग्लाइकोजन के उसके मतलब इसमें बात करें अपन लाइसोसोम के अंदर अगर किसी एंजाइम का अभाव हो और उस एंजाइम के अभाव के कारण जो एंजाइम जिस चीज को तोड़ना चाहता है वो वहां इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि तोड़ने वाला एंजाइम तो एब्सेंट है, और इकट्ठा होने के कारण से क्या हो जाएगी, वहां पर डिजीज हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से एक डिजीज का नाम है पोम्पे डिजीज। ठीक है ना, पोम्पे डिजीज जो है वो एक लाइसोसोम स्टोर करने वाला डिजीज है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है। ठीक है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है इन विच डिफेक्ट एंजाइम, इसमें किस एंजाइम का अभाव पाया जाता है? ठीक है ना, तो इसे पाया जाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का अभाव, ये वाला एंजाइम है। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण से अगर इसका अभाव होगा तो ग्लाइकोजन की जो कंटेंट है वो लाइसोसोम के अंदर बढ़ने लगता है और लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है, जिसके कारण से पोम्पे डिजीज देखने को मिलती है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है और लाइसोसोम से रिलेटेड है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 28 में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है ना, ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है इनमें से? ऑटो इम्यून डिजीज देखो, पार्किंसंस दिया हुआ है, एल्जाइमर दिया हुआ है और स्पेस्टिसिटी दिया हुआ है। यहां पर अपन देखें मैस्थेनिया ग्रेविस। ये जो मैस्थेनिया ग्रेविस है ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है। इसके अंदर नर्वस सिस्टम और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं बन पाता है। ठीक है ना, न्यूरॉन से रिलेटेड है। न्यूरॉन्स जो है वो सेल्फ में प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाती है, अपने ही इम्यूनिटी जो है अपने ही न्यूरॉन्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण से नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन प्रॉपर रूप से नहीं कर पाती है, मसल्स को कंट्रोल नहीं करती है, उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है उनके बीच में। तो ये जो डिजीज है मैस्थेनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है ना, इसे न्यूरोट्रांसमीटर डिजीज के नाम से भी जान सकते हो आप। न्यूरोमस्कुलर कह सकते हो आप। न्यूरोमस्कुलर ने बताया आपको, न्यूरॉन्स और मस्कुलर के मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है इसमें।
ठीक है ना। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ये एक ऑटोनोमस डिजीज है, मतलब ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। अब एक क्वेश्चन देखो खास तौर से प्लांट्स के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीफी जीन रेगुलेट जीन इन अराबिडोप्सिस थैलियाना इज करेक्ट। लीफी जीन का मतलब देखो, लीफी ये देखो डेवलपमेंट में खास तौर से जो जीन यूज में आते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, जिनका जो नाम है उनके जस्ट ऑपोजिट उनका फंक्शन होता है। नाम का मतलब है अगर ये म्यूटेशन कंडीशन में हो तब अपना जो नाम है वो रियल होता है, इनका एक्सप्रेस होता है। जैसे मान लो इसका नाम लीफी है, अगर इस जीन में म्यूटेशन होगा तो ही लीफ बनाएगा ये, अदरवाइज लीफ नहीं बनाएगा। उल्टा नाम हुआ, नाम से कैसे लग रहा है लीफी, मतलब लीफ बनाने वाला जीन। लेकिन अगर म्यूटेशन हुआ तो लीफी जीन लीफ बना पाता है। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये फ्लोरल बड को फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लीफी जीन इज रेस्पॉन्सिबल और डिटरमाइन द फ्लोरल बड, फ्लोरल बड को इंड्यूस करता है ये। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो वहां पर फ्लावर नहीं बनेगा, लीफ बनने लगेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो लीफी जीन इज इन्वॉल्व इन द फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी, तो यही इसका राइट आंसर आएगा, फर्स्ट वाला ही। ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई जगह ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे टर्म्स आते हैं ये। तो लीफी जीन है वो लीफ नहीं, अगर लीफी जीन का म्यूटेशन पूछा जाए कि लीफी जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, तो ये लीफ बनाने लगेगा, वहां पर फ्लोरल मेरिस्टेम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 30, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इंक्लूड नेम ऑफ द प्लांट टू वर्ड दैट आर डिजाइनेटेड। ठीक है ना, जो अपन लीनियस के द्वारा दिया गया था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके अंदर देखो उसमें दो टर्म कौन से यूज में लिए हैं। पहला तो देखो इसमें फैमिली एंड जेनेरिक नेम है, जो नहीं है। जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज ये सही है। सी देखिए जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स, जहां दोनों ऑप्शन आपको मिले, क्योंकि आपको पता ही है किसी भी स्पीसीज के दो, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म दो नाम होते हैं। पहला उसका जीनस, सेकंड उसका स्पीसीज। स्पीसीज और जीनस में दोनों में अगर ये टर्म आपको मिले, जेनेरिक नेम मतलब जीनस विद स्पेसिफिक एपिथेट्स, तो यहां इसका मतलब भी स्पीसीज ही होती है। स्पेसिफिक टर्म होता है उसका जीनस के साथ, स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ। ठीक है, अगर आपको ये सी वाला ऑप्शन मिलता है तो पहले सी करोगे, अगर सी वाला नहीं होता तो फिर बी आ जाता है यहाँ। लेकिन दोनों अगर एक साथ मिलते हैं तो आप ये करोगे जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स, इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ राइस ब्लास्ट डिजीज। पेडी के अंदर या राइस के अंदर या चावल के अंदर जो ब्लास्ट डिजीज होती है वो किस ऑर्गेनिज्म के कारण से होती है, कौन से फंजाई के कारण से होती है। तो यहाँ पर ये फंजाई के कारण से होने वाली डिजीज है जो मैग्ना पोर्टिग्रेसिया, मैग्ना पोर्ट ग्रेसिया, इसके कारण से डिजीज कॉज की जाती है, जो क्या है फंजाई का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 32 में अपन देखें द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पोटैटो। पोटैटो का जो सेंटर ओरिजिन है वो किसे माना गया है, तो ये पेरू को माना गया है, जो खास तौर से साउथ साइड का इलाका है। साउथ साइड में जो पेरू है उसके अंदर इसका ओरिजिन सेंटर माना गया है, तो बेस्ट आंसर इसका आ जाएगा पेरू। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 33 में अपन देखें हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, ये कहां पे पाया जाता है, सीधा सा पाइलोरी पार्ट स्टोमक के अंदर पाया जाता है। अपना जो स्टमक है, स्टमक के अंदर देखने को मिलता है। यूज यूरिएज, ये क्या है, यूरिएज एंजाइम को यूज में लेता है। ये काउंटरैक्ट ए केमिकल डिफेंस, केमिकल डिफेंस से मतलब केमिकल की बचाव करने के लिए। ठीक है, इन ह्यूमन ऑर्गन इन विच इट लाइव, ह्यूमन बॉडी के अंदर जीवित रहता है। दिस केमिकल डिफेंस किससे प्रोटेक्शन करता है, ये किस केमिकल से प्रोटेक्शन करता है, तो ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उससे अपने स्टमक की जो वॉल है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, और उस एसिड कंडीशन के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकता है। कौन सा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की से बचा रहता है। ठीक है, ये इसके ऊपर इसका इफेक्ट कोई नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस बैक्टीरिया के ऊपर असर देखने को नहीं मिलता है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शुगर, ये क्वेश्चन देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मैंने आपको जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। इनमें से नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है, इनमें से एक्सेप्शन कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा है, कारण क्या है, बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, किस किस के बीच में बॉन्ड पाया जाता है। तो ये भाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है कार्बोहाइड्रेट का, वो देख के जाना भैया आप लोग, ठीक है ना। इसमें तो दो एग्जाम्पल दिया है, सुक्रोज और ट्राइहेलोज, ठीक है ना। सुक्रोज एंड ट्राइहेलोज इसमें दिया गया है, सुक्रोज एंड ट्राइहेलोज, बी ऑप्शन देखो, सुक्रोज एंड ट्राइहेलोज बोथ आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब इनका जो है फ्री एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता है, इसके कारण से अदर मॉलिक्यूल के साथ में ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। इनकी यही लिमिट है, ये आगे बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर देखो एमिनो एसिड है, टीआरएनए है और एटीपी है, ये तीनों प्रेजेंट है। ये तीनों प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और किसी भी चार्ज टीआरएनए को कहाँ पे लेके आया जाता है, टीआरएनए के ऊपर लेके आया जाता है, ठीक है ना। चार्ज एमिनो एसिड को टीआरएनए के ऊपर अटैच किया जाता है और उस टीआरएनए को कहाँ पे लेके आया जाता है, राइबोसोम के ऊपर लेके आया जाता है और उसे अटैच कर दिया जाता है ताकि वो नए एमिनो एसिड को ऐड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है एमिनो एसिड प्लस एटीपी प्लस टीआर, मतलब टीआरएनए के ऊपर अटैच होना। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है, इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सेम है और राइट आंसर तो दोनों ही है, ठीक है ना, राइट आंसर दोनों ही है। अगर इनमें से भी 3 ऐसे पूछ लिया जाए और ये 2 प्राइम और ये 3 प्राइम, तो यहां पर पूछा जाए तो हमेशा आएगा आंसर आएगा 3 प्राइम वाला, ठीक है ना। 3 प्राइम एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी अपन मान सकते हैं। लेकिन ऐसी मिस्टेक्स होती नहीं है, ये कोई मिस्टेक हुई होगी, ठीक है ना, ऐसी मिस्टेक्स होती नहीं कि दोनों ऑप्शन सेम आ जाए, तो इसका बी आंसर अपन मान सकते हैं। ये 3 प्राइम है इसलिए बताया है कि जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जुड़ता है, 5 प्राइम टू 2 प्राइम कभी भी नहीं जुड़ता, इसलिए 3 प्राइम को ही अपने को लेके चलना है। इसमें देखो द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज डिटरमाइंड, एक्शन पोटेंशियल के दौरान नर्वस सिस्टम के अंदर सूचनाओं को, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर अपन भेजते हैं, तो उसमें रेस्टिंग स्टेज जो होती है कि कोई सूचना नहीं जा रही है, उस टाइम पे उसको मेंटेन कौन करता है, तो ओपन पोटेशियम चैनल वो हमेशा उसके रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन करता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ये आ जाएगा इसका बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 37, ए रोबिन ईट एन अर्थवॉर्म, रोबिन मतलब कोई बर्ड है, वो बर्ड क्या करता है, अर्थवॉर्म को खाता है। द फॉलोइंग हैपन, तो उससे क्या होगा। देखो पहली चीज तो जैसे मान लो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर गली सड़ी चीजें, ऑर्गेनिक डेड मटेरियल जो है वो पड़े रहते हैं, उनको कौन खाता है, उनको खाता है बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये चीजें खाते हैं। उनको कौन खाता है, अर्थवॉर्म है, मिट्टी के अंदर रहने वाला, वो खाता है। उसको कौन खाता है, बर्ड खाता है, ठीक है। और उनको और कोई खाता है, सेम इसी प्रकार चलता है। 2 प्रकार के फूड वेब चेन होती है, एक तो होती है जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो, उसे ग्रेजिंग फूड वेब बोल सकते हो आप, और एक होती है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होती है जो फंजाई और बैक्टीरिया से स्टार्ट होती है, उसे अपन डिट्राइटरस के नाम से भी जानते हैं, मतलब वो मृतक से स्टार्ट होती है, और ग्रेजिंग मतलब किसी प्लांट से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखो ये जो अर्थवॉर्म जो है वो किस वाले साइकिल में आता है, ये आता है डिट्राइटल फूड वेब में आता है, क्योंकि यहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ये क्या करता है, फूड प्राप्त करता है। फंजाई बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी में उनको खाता है ये। तो स्टार्टिंग अर्थवॉर्म तो कैसा है, डिट्राइटल फूड वेब कैन कंट्रीब्यूट एनर्जी टू ग्रेजिंग फूड वेब। और बर्ड जो है वो कौन सा होता है, ग्रेजिंग का होता है, क्योंकि बर्ड इनको भी खा सकता है और ग्रास खाने वाला उनको भी खा सकता है। इसका मतलब डिट्राइटल फूड वेब कन्वर्ट इनटू ग्रेजिंग फूड वेब, अगर बर्ड ने खा लिया तो वो उस चेन में चला जाएगा,
कौन से में? ग्रेजिंग वाले में। तो इसका राइट आंसर आएगा पहले वाला ये होगा इसका राइट आंसर, हाँ पहला ये वाला है। तो इसका फर्स्ट आंसर हमेशा राइट होगा, क्योंकि अर्थवर्म जो है वो डेट्राइटस फूड वाली वेब का मेंबर है, और ये फूड वेब अगर इसको बर्ड खा लेता है तो ये बर्ड के थ्रू किस में चला जाएगा? ग्रेजिंग वाले फूड वेब में चला जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा, बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 38 में अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल मैंने पहले ही बताया आपको कि सेडिमेंट्री साइकिल है जो रॉक्स है, पहाड़ियां हैं, उनमें वन बाय लेयर के रूप में उनमें डिपोजिशन देखने को मिलता है। पहले कोई मिट्टी की लेयर बनी होगी, उनमें कोई ऑर्गेनिज्म है वो दब गए होंगे मॉलिक्यूल्स, या फिर अपन कहें जो खास तौर से सल्फर और फॉस्फोरस के जो एटम्स है वो दब गए होंगे। ठीक है ना, उनके ऊपर लेयरिंग जमती गई, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब लेयरिंग के रूप में अगर कोई पहाड़ियां पाई जाती है उसे अपन सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में खासतौर से सल्फर और फॉस्फोरस के जो आयंस है वो देखने को मिलते हैं, उनका डिपोजिशन, उनका भंडार होता है उनमें। तो यहाँ पर देखो कौन से साइकिल्स में सेडिमेंट्री रॉक्स होता है? कार्बन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? डी होगा, फॉस्फोरस साइकिल या सल्फर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन बाइंड टू कैल्शियम ड्यूरिंग एक्साइटेशन, कॉन्स्ट्रक्शन, कपलिंग। मतलब मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के दौरान जो कैल्शियम आयन है वो किसके साथ बाइंड होता है? ठीक है ना, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के दौरान। अब ये क्वेश्चन देखो अपने फर्स्ट ग्रेड में शायद आया था आरपीएससी के अंदर, राजस्थान में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें देखो सबसे पहले ये कोई एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर कुछ इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल लिपटा हुआ रहता है जिसे बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। उसे क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करके रखता है, उसको लॉक करने के लिए उनके ऊपर जगह जगह पर इस प्रकार से लॉक लगे रहते हैं, इस प्रकार से। इनको क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन बोलते हैं। ये क्या है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के ऊपर एक साइट होती है जहां पर क्या बाइंड होता है? कैल्शियम बाइंड होता है। जैसे ही कैल्शियम बाइंड होगा ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर में चेंज होगा। तो ट्रोपोनिन किसको छोड़ देगा? ट्रोपोमायोसिन को छोड़ देगा। ट्रोपोमायोसिन वहां से फ्री होगी तो जो मायोसिन प्रोटीन्स है वो यहां पर आकर बाइंड हो सकती है किससे? एक्टिन फिलामेंट से, और मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब जो कैल्शियम है वो कहां पे बाइंड होता है? ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड होता है। ठीक है ना, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, लेकिन ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम बाइंडिंग साइट पाई जाती है। इसका आंसर आ जाएगा ट्रोपोनिन। यहां पर देखो ऑप्शन, ट्रोपोमाइसिन पाई जाती है, ट्रोपोमाइसिन को कवर करने के लिए ट्रोपोनिन पाया जाता है, और ट्रोपोनिन जो है उसके ऊपर कौन सी साइट पाई जाती है? कैल्शियम बाइंडिंग साइट पाई जाती है। तो कैल्शियम कहां पे बाइंड होता है? हमेशा ट्रोपोनिन पे बाइंड होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में अपन देखें, बोथ ए सबस्ट्रेट ए एंड बी मस्ट प्रेजेंट एट ए एंजाइम एक्टिव साइट साइमल्टेनियसली इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मतलब होता क्या है, मैं कहने का मतलब ये है कि ये कोई एंजाइम है, यहां पर एक ए बाइंड हो रहा है और यहीं पर एक बी बाइंड हो रहा है। ए बाइंड होता है तो बी निकल जाता है, और बी बाइंड होता है तो ए निकल जाता है। इसका मतलब सबस्ट्रेट के अंदर वन सबस्ट्रेट रिप्लेस बाय अनदर सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट के द्वारा एक सबस्ट्रेट रिलीज कर देते। जैसे मान लो अपन मैं ये कहूं ए प्लस बी सी, ये मैं बनाऊं तो यहां पर ए जो है वो क्या करेगा? बी को रिप्लेस कर देगा। तो स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे बनेगी? ए सी प्लस बी, बी रिलीज हो गया, इधर ए रिलीज था तो इधर बी रिलीज हो गया। मतलब एक एंजाइम के अंदर एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट को क्या करता है? रिप्लेसमेंट करता है। जैसे मैं एक बताऊं आपको, के प्लस NaCl, नमक के साथ में पोटेशियम डालें तो यहां पर क्या बन जाएगा? KCl प्लस सोडियम, सोडियम निकल जाएगा। एक आयन बाइंड होता है तो दूसरा आयन निकल जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं?
उसे अपन कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से अपन जानते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एटम बाइंड होता है तो दूसरा एटम निकल जाएगा। यहाँ पर देखो इसमें ऑप्शन जो है वो दिया गया है, सी ऑप्शन देखो, इसका एग्जाम्पल है ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं उसे, ठीक है ना। सबस्ट्रेट ए और सबस्ट्रेट बी दो हैं, एक बाइंड होता था एक निकल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 41 के अंदर अपन देखें नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर डिपेंड ऑन द, न्यूक्लियर पोर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमेशा उसका मेन जो फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए जो है रेप्लिकेशंस जो हैं और ट्रांसक्रिप्शंस जो है वो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए जो है वो कहाँ पे आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, किसके, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है ना। तो उसमें वो डिपेंड करता है हमेशा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी ऑफ द सेल के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर ऑप्शन देखो, ये इसका राइट आंसर होगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी ऑफ द सेल। यहां पर अपन देखो हाउ मेनी डिफरेंट लीनियर ट्राइपेप्टाइड, 3 एमिनो एसिड की ट्राइपेप्टाइड कैन बी मेड फ्रॉम 3 डिफरेंट नेचुरल एमिनो एसिड, 3 डिफरेंट न्यूट्रल एमिनो एसिड, कोई भी 3 एमिनो एसिड है उनकी आपको ट्राइपेप्टाइड चेन बनानी है 3 एमिनो एसिड की, तो कितनी प्रकार की ट्राइपेप्टाइड बनने की पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर पूछा गया। ईच एमिनो एसिड वंस इन ए चेन, एक एमिनो एसिड एक चेन में एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होगा, तो इस प्रकार से कितनी चेन बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पर देखें अपन, जैसे मान लो अपन यहां पर देखें ए बी सी एक बन गई, दूसरा अपन देखें बी सी ए 2 बन गई, सी ए बी 3 बन गई, और यहां पर देखें अपन ए सी बी 4 बन गई, यहां पर देखिए बी ए सी 5 बन गई, और यहां पर सी बी ए 6 बन गई। इसका मतलब इनमें कोई भी एमिनो एसिड है वो रिपीट नहीं है। कितनी प्रकार की बन सकती है, तो यहां पर 6 प्रकार की ट्राइपेप्टाइड चेन बनने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। इस प्रकार से आप इसके बना के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 43 में देखें द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हैव डेवलप्ड। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो प्रेजेंट होगा, इसका मतलब सिम्बायोसिस मतलब किसे कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, एक अगर साथ नहीं देगा तो दूसरा खत्म हो जाएगा, इसका मतलब प्लस प्लस इंटरेक्शन है। अगर मान लो ये अपना करेक्टर थोड़ा सा चेंज कर ले, तो इसको अगर सर्वाइव करना है दूसरे वाले को, तो इसको भी थोड़ा सा करेक्टर चेंज करना पड़ेगा, तभी तो सर्वाइव करेंगे। अगर इस वाले ने सर्वाइव करेक्टर चेंज कर लिया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी इसके साथ रह सकता है। इसका मतलब अगर एक में इवोल्यूशन होता है तो दूसरे में इवोल्यूशन होना ही पड़ेगा, तो ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप साथ साथ चल सकता, अदरवाइज नहीं चल सकता। इसका मतलब ये हमेशा एग्जाम्पल किसके होते हैं, बाय चांस थ्रू को इवोल्यूशन। यहां पर ये हमेशा को इवोल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं, साथ साथ इवोल्यूशन देखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 44। यहां पर देखो एक टर्म दिया गया है इसमें, यहां पर एम, तो यहां पर ये जो एम है यहां पर क्या दिया गया है, मॉनिटरिंग सिस्टम। एम टी जो एम एस जो है ये है मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व जो है उसको मेंटेन करने के लिए, और आई जो है यहां पर ये क्या है, ये ओब्लिक की बजाय आई लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, ये इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो यहां पर टाइगर इसका नाम से आ गया ये, ठीक है ना, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर। तो किससे रिलेटेड है ये, एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, किससे संबंधित है ये, तो यहां पर है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर से संबंधित है ये, तो ये इसका
राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मेथड नहीं है, ठीक है ना। एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मतलब होता क्या है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द सीड। कोई भी अपन ये कहें कि कोई भी लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी है, कोई भी सीड है, वो वाटर को जब अपटेक करता है उस कंडीशन को अपन कहते हैं इमोबिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, उसे एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ये पूछा गया है इनमें से कौन सा मेथड इमोबिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो एड्जॉर्ब, ये देखो एंट्रेपमेंट ये भी है, एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर एड्जॉर्प्शन अभी है, ठीक है ना, ये करेक्शन कर लेना आप लोग किताब के अंदर, एडी है ये एड्जॉर्प्शन। एडॉप्शन तो इसका करेक्टर ही है। क्रॉस लिंकेज भी है। इनमें से जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नॉट करेक्टर ऑफ इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 46 में, अगर अपन देखें यहां पर ए पार्ट ऑफ सर्केडियन रिथम, ये सर्केडियन क्लॉक का मतलब है अपनी बॉडी को इस प्रकार से मेंटेन करना कि वो दिन के अंदर कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा और रात के अंदर कौन से परफॉर्म करता है। दिन के अंदर कौन से केमिकल रिलीज होंगे, नाइट के अंदर कौन से केमिकल रिलीज होंगे। दिन के अंदर ऐसे केमिकल रिलीज होने चाहिए बॉडी के अंदर होते हैं ताकि अपन अपना फंक्शन ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नाइट के अंदर ऐसे होने लगते हैं ताकि अपने को आलस आने लगते हैं, उबासे आने लगते हैं, नींद आने लगती है, तो नींद वाले जो केमिकल्स है वो रात को बनने लगते हैं। इसका मतलब ये केमिकली अपने बॉडी के अंदर सर्केडियन एक क्लॉक होती है जो फिक्स करती है कौन सा काम करने का टाइम है, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दो बार आ गए, ठीक है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू पीईआर इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। पीईआर पर ट्रांसफर किया जाता है। दिस अचीव्ड 1 बाई ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, तो यहाँ पर कैसिन काइनेज फर्स्ट के द्वारा इसमें एटीपी को ट्रांसफर किया जाता है, मतलब फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जाता है कैसिन काइनेज फर्स्ट के द्वारा। कौन से पाथवे के अंदर, सर्केडियन क्लॉक में जो एटीपी, जो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया जाता है एटीपी से लेकर पीईआर के ऊपर, तो किसके द्वारा, किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, तो वो किया जाता है कैसिन काइनेज फर्स्ट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 47 में, आप देखो इन लेक सक्सेशन, कोई भी पानी पॉन्ड है, लेक है, कोई प्रेजेंट है, वहां सक्सेशन अपन पढ़ते हैं, हाइड्रोशियर सक्सेशन। स्टेज 2 ऑब्जर्व्ड इन द, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे कोई वाटर है, ये वाटर है, यहां पर पानी भरा हुआ है, पानी कैसा है, सबसे पहले पानी कैसा है, प्योर वाटर है, एकदम शुद्ध वाटर है, प्योर वाटर है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल, कुछ ऑर्गेनिज्म आके यहाँ पर गिरने लगे, तो इनका जो प्रोडक्शन है वो तो क्या है, एकदम कम है, इनिशियली आए प्रोडक्शन कम है, तो वाटर में गंदगी भी कम है, तो वाटर की क्वांटिटी तो कैसी होगी, इसमें वाटर एकदम प्योर होगा, लेकिन लो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन भी रेट भी क्या होगी, कम होगी, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, ओलिगोट्रोफिक। धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे वाटर की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, मॉडरेट कंडीशन से आ जाएगी, बीच की सी कंडीशन आ जाएगी, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मेसोट्रॉफिक कंडीशन, ठीक है ना। और धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाता है, हाई ग्रोथ होने लगती है, लेयरिंग जमने लगती है, एल्गल ब्लूम बनने लगता है पूरा, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की जो प्रोडक्शन है रेट वो बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की प्रोडक्शन की रेट बढ़ेगी तो धीरे धीरे वाटर की क्वालिटी एकदम डाउन आ जाएगी, तो वाटर क्वालिटी पुअर होगा, लेकिन ऑर्गेनिक मेटेरियल की जो कंडीशन है वो ज्यादा हो जाएगी, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, यूट्रोफिक है, जो अपनी हेल्थ के लिए कैसा है, बैड है, वाटर की प्योर क्वालिटी एकदम बैड कंडीशन में है, तो उसे कहते हैं यूट्रोफिक। इसका मतलब लैक में सक्सेशन के साथ साथ 3 कंडीशन देखने को मिलती है, ओलिगोट्रोफिक, मेसोट्रोफिक और यूट्रोफिक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 48, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड। कैरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं अपन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी पॉपुलेशन के द्वारा मैक्सिमम करने की क्षमता, उसे क्या कहती है, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, कितना कर सकते हैं वो। तो यहाँ पर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, तो उस किसी पॉपुलेशन के द्वारा, किसी कम्युनिटी के द्वारा कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है, वो उसकी क्या है,
कैपेसिटी है, कितनी कर सकते हैं वो, 100% बना सकते हैं किसी चीज को, 50% कर सकते हैं, 70% कर सकते हैं, 100 किलो कर सकते हैं, 50 किलो कर सकते हैं, वो उनकी कैरिंग कैपेसिटी है, कितना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा फर्स्ट वाला, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 49, क्लोरोफिल बी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल ए से डिफरेंट है, किसके कारण से, फॉर्माइल ग्रुप के कारण से। CHO, बी में क्या पाया जाता है, CHO ग्रुप पाया जाता है, फॉर्माइल ग्रुप। ग्रुप इन रिप्लेस ऑफ द ग्रुप, किस ग्रुप को रिप्लेस कर, तो यहां पर मेथाइल ग्रुप आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मेथाइल ग्रुप तो पाया जाता है ए में और फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है क्लोरोफिल बी में। तो मेथाइल ए के अंदर अगर मेथाइल ग्रुप रिप्लेस बाय फॉर्माइल ग्रुप तो क्लोरोफिल ए कन्वर्ट इनटू क्लोरोफिल बी। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सी, फॉर्माइल ग्रुप तो बी में पाया जाता है, रिप्लेस किसको करता है, मेथाइल ग्रुप ए को। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द प्रोटीन दैट sorted to mitochondrial matrix are in nature। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाने वाली जो प्रोटीन्स है उनका नेचर किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उनका नेचर का होना चाहिए किस प्रकार का, तो दोनों प्रकार का नेचर होना चाहिए उसमें, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। पीएच कितनी होती है मैट्रिक्स की, 7.2 के आसपास इसकी पीएच होती है, या अपन कह सकते हैं 8 के आसपास इसकी पीएच होती है, या 7.2 के आसपास ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर दोनों प्रकार के सर्वाइव कर सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी, दोनों प्रकार के नेचर के होते हैं। और एंजाइम जो होते हैं वो भी दोनों प्रकार के नेचर के होते हैं। क्रेब साइकिल पाया जाता है वो भी दोनों प्रकार के एम्फीपैथिक नेचर का होता है। तो इसका बेस्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम्फीपैथिक नेचर, दोनों प्रकार के नेचर होते हैं। इस प्रकार से आज के जो 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। क्योंकि मैं आपको बेनिफिट करा रहा हूँ तो आप अपने साथ वालों को जरूर साथ लेके चलें। ठीक है ना, साथ लेके ही चलना पड़ेगा आपको। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये वीडियो जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।